डब्ल्यूएचओ के अनुसार साल 2022 में क्रॉनिक वाइटल हेपेटाइटिस बी और सी से तकरीबन 1.3 मिलियन यानी करीब करीब 13 लाख मौतें हुई। अगर आप इसका एक अनुपात निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं कि 3500 मौतें ग्लोबली रोज हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से हो रही थी। एक अनुमान के अनुसार तकरीबन 250 मिलियन लोगों में हेपेटाइटिस बी के साथ अभी इस वक्त जी रहे हैं। इसके अलावा 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से इस वक्त पीड़ित हैं। 6000 के आसपास नए मामले हर रोज पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस या लिवर से जुड़ी बीमारियों के सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े चौंका सकते हैं, लेकिन जरा रुकिए, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो इंडिया के भी हैं। 2023 में भारत में तकरीबन 2,69,000 मौतें लिवर से जुड़े केसेस की वजह से हुई थी। अब अगर आगे चलें और इसका रोज का अनुपात देखें तो तकरीबन 713 मौतें भारत में रोजाना लिवर की किसी न किसी जुड़ी समस्या से हो रही हैं। लिवर आपके शरीर के तकरीबन 500 से ज्यादा, मेरे ख्याल से सर हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, फंक्शन करता है, वो काम आपके लिए करता है, इतने ज्यादा 500 से ज्यादा। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि लिवर की हेल्थ के बारे में बातें बहुत कम होती हैं? लिवर की सेहत से जुड़ी बातों पर और हेपेटाइटिस के इन गंभीर आंकड़ों को देखते हुए इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पद्म भूषण डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले हमें और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि लिवर इतना जरूरी क्यों है? वो क्या काम आपके शरीर के लिए कर रहा है? क्योंकि दिल, दिमाग, गट की बात तो सब करते हैं, लेकिन लिवर एक ऐसा अंग है जो इतने काम करने के बावजूद थोड़ा निग्लेक्टेड रहता है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। मैं अभी आ रहा था, रास्ते में दो लोगों से मैंने यूँ ही बात की। जनरल पढ़े लिखे थे, कॉलेज स्टूडेंट, पास आउट, फर्स्ट डिविजनर्स। मैंने पूछा भाई तुम्हारे को पता है लिवर कहाँ होता है? एक ने बोला यहाँ, दूसरे ने कहा पता ही नहीं है। मतलब उनको यही नहीं मालूम। अच्छा, आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे, साइंस वालों को तो हो सकता है पता, आर्ट्स वालों को तो पता ही नहीं। तो मैं ये जानता हूँ कि बहुत से लोग लिवर क्या है, कहाँ है, पता ही नहीं। तो आपने जो ये आज मुहिम चलाई लिवर के बारे में पूछने के लिए, मैं शुक्रिया आपका एनडीटीवी का अदा करता हूँ। लिवर यहाँ पे राइट प्लेस, राइट ऑर्गन, राइट फंक्शन, और उसको राइट रखना पड़ता है, मतलब सही। जरा सा गड़बड़ किया, जैसे दिल का मामला है, लेफ्ट साइड में होता है, सब गड़बड़ होता है। मतलब दिल सबको पता है ना भाई, आपको भी पता है जो सुन रहे हैं, पर लिवर कहाँ है? वो यहाँ पे एक ऑर्गन है जो 1.5 किलो तक का अंदाजन 1200 से 1500 ग्राम की सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है आपका, सबसे महत्वपूर्ण है एटलीस्ट मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर लिवर का फंक्शन बंद है तो आपका एनर्जी नहीं मिला, एनर्जी नहीं मिला तो गए। और जैसा आपने बहुत अच्छे से कहा 500 फंक्शन करता है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 4-5 फंक्शंस हैं लिवर के, जो आप खाते हैं अच्छा या बुरा उस सबको टॉलरेट करता है। मतलब आपने अच्छा खाया, बुरा खाया, आंतों में गया, वहाँ से एब्जॉर्ब हुआ और लिवर में गया। अगर ज़्यादा खाया, एक्सेस कैलोरीज आ गई, तो लिवर स्टोर करता है। जैसे स्टोर हाउस ऑल्सो, कि भाई शुरुआत में अभी इकट्ठा कर लो, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से दे दिया जाएगा। इसका काम है लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इन सबको मेंटेन, आपका आयरन, आपका जो इम्यूनिटी है, जो चेहरे का रंग है, वो अच्छा लिवर होगा तो चेहरे पे रौनक रहेगी। यू विल गेट अप इन द मॉर्निंग विथ ए फेस, हाँ भाई आज ग्लोइंग फेस, इट्स अ गुड डे, इट मीन्स योर लिवर इज हेल्दी। एंड और लिवर के फंक्शन है, ये पित्त बनाता है। हमारे यहाँ दो सर्कुलेशन, एक ब्लड का सर्कुलेशन और एक पित्त का सर्कुलेशन, वो इंटरनल है, आंतों से लिवर तक। हम कहते हैं एंट्रो मतलब आंत, हिपैटिक सर्कुलेशन। तो पाइल घूमता है और उसमें सारे ओज, आपका पित्त, तो उस समय से पता है लोगों को, जब से आयुर्वेदा की नॉलेज है कि पित्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पित्त की व्यथा, पित्त की बीमारियाँ, लिवर की बीमारियाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये सेंचुरी से लोगों को पता है। द लिवर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और अगर आप इसको संभाल के रखें, इसके फंक्शंस को ठीक रखें, तो बाकी के ऑर्गन्स का ये मास्टर प्लेयर है, कंडक्टर है ऑर्केस्ट्रा का। ब्रेन, तो सब चीज़ों में लिवर ब्रेन एक्सेस, लिवर हार्ट एक्सेस, लिवर किडनी एक्सेस,
तो लिवर की एक्सेस हर ऑर्गन के, लिवर बोन्स एक्सेस, तो अगर लिवर हेल्दी नहीं है बोन्स भी कमज़ोर हो सकती है, दिमाग पे, याददाश्त पे। अगर लिवर में फैट ज़्यादा है तो अर्ली अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, तो सारे जो हमारे फंक्शंस हैं उन सब का मास्टर कंडक्टर इज लिवर। इसीलिए तो जिगर कहते हैं और एक ही है मदरबोर्ड कह सकते हैं मदरबोर्ड। कि पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल मदरबोर्ड है, सही कहा आपने। अब हमने बात की लिवर के फंक्शंस की, तो किस तरह की बीमारियां या परेशानियां आ सकती हैं जो लिवर के फंक्शन में समस्याएं पैदा कर सकती हैं? आपने जैसे शुरुआत की कि हेपेटाइटिस डे आ रहा है अनीता, तो मैं आपको पहले हेपेटाइटिस बी के बारे में ही बता दूं, है ना, कि लोग इसको समझें कि आज हेपेटाइटिस बी माँ से बच्चे का ट्रांसमिशन सबसे कॉमन है। आप इसको रोक सकते हैं अगर बच्चे को पैदा होने के बाद एट बर्थ विदिन 12-24 आवर्स उसको वैक्सीन लग जाए, फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स 4 इंजेक्शन लग जाए, तो भारत में कोई भी नया पैदा होने वाले को हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। सर, ये तो रहा एक कारण हेपेटाइटिस बी का, क्या इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं जो हेपेटाइटिस बी को के मामले बढ़ाने के पीछे हो सकते हैं? देखिए, हेपेटाइटिस बी मैन टू मैन ट्रांसमिट होता है, मतलब बॉडी सिक्रीशन से। जैसे डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर इन्फेक्टेड हो तो पेशेंट तो उसका ब्लड गया तो मरीज़ को हो सकता है। अगर मरीज़ का कोई इन्फेक्टेड है और डॉक्टर ने या किसी और ने उसके सिक्रीशंस हुए तो हो सकता है। सीमन से, सलाइवा से, बॉडी के फ्लूइड से, आपको चोट लगी हो तो उससे। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जहाँ डेंटल केरीज है तो बच्चे ने, सारों ने सेम सेब खाए तो आपका ब्लड उसमें लगा, चला गया दूसरे के अंदर, अगर उसको भी केरीज है, दांतों की बीमारी, तो ब्लड से, बॉडी सिक्रीशन से जाता है। पर आज की तारीख में हमारे ब्लड बैंक्स बहुत अच्छे हो गए हैं, वो बड़े ही अच्छी स्क्रीनिंग करते हैं, तो ब्लड से नहीं होता, पर हाँ नीडल से हो सकता है। नीडल्स में जैसे कई पेशेंट्स जो ड्रग यूज़ करते हैं वो सारी नीडल शेयर करते रहते हैं, तो एक नीडल से दूसरी में गया तो इससे दूसरे में गया, फिर दूसरे में गया, तो नीडल्स। वैक्सीनेशन अगर आपने ढंग से नहीं किए हैं टीके तो हो सकते हैं। तो कई बार आप हजामत बनाने जाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं लोग, कई आजकल तो ये फैशन हो गया टैटू का, हाँ, टैटू की नीडल, हाँ मैं देख रहा था तो टैटू से, नीडल से, रेज़र से, डेंटल ट्रीटमेंट से कई बार ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बट 90% प्लस इज मदर बेबी, माँ से बच्चे को जाता है, और इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम में टेस्टिंग ज़रूरी है, बल्कि टेस्टिंग तो हमेशा ज़रूरी है। और हर जने को, आपने वैक्सीन लगवाया? हाँ, वैक्सीन और मुझे लगता है कि बच्चों का भी है तो बहुत अच्छा है। अभी HPV की तैयारी चल रही है। हाँ, वो भी लगवा लीजिएगा जरूर। तो अब ये आपने जो केस बताया, इसमें 5 से 10 साल तक बच्चों को यही नहीं पता था कि उनको भी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, तो क्या इसमें किसी तरह के सिम्टम नहीं आते कि मतलब आप पता कर सके कि हाँ मुझे कोई इन्फेक्शन है लिवर में किसी तरह? क्योंकि बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया वायरस को। तो जब कोई मरीज आता है, जैसे 35 साल का, 30 साल का मरीज है, तो वायरस की उम्र कितनी हुई? 30 ईयर्स, बिकॉज ही गॉट द वायरस फ्रॉम द मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ। सो व्हेन यू हैव ए 25 ईयर, 30 ईयर, जनरली प्रेग्नेंट वीमेन जब टेस्टिंग के लिए गई या हस्बैंड का टेस्ट हुआ प्रेगनेंसी, मतलब कंसेप्शन से पहले, मालूम पड़ा हेपेटाइटिस बी, तो इतने साल तक वो क्वाइट रहता है जनरली। सो इट इज़ कॉल्ड एज ए साइलेंट किलर। और जब लक्षण आते हैं उस समय लेट हो जाता है। तो 10 में से 1 को लक्षण आते हैं, 9 को नहीं आते, बट दे कैन ट्रांसमिट। मतलब ये नहीं है कि आपके लक्षण नहीं आए तो आप ठीक हो। यू आर इन्फेक्टेड एंड यू आर ए सोर्स ऑफ इन्फेक्टिंग अदर्स। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो हेपेटाइटिस बी वाले हैं उनको सोर्स को भी कंटेन करें, पता करें, ढूंढें, पता करें। और एक बहुत पैथेटिक फिगर्स हैं कि पूरी दुनिया में जैसे अभी करीब 260 मिलियन को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, 260 मिलियन, पर उसमें से सिर्फ 13% को पता है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी है। 13%। क्योंकि जो डेटा हमने निकाला भारत में तो शायद
2.4% को पता है, 3% को पता है कि हेपेटाइटिस बी, बाकी को पता ही नहीं। पता ही नहीं है कि उनको ये इन्फेक्शन। तो किसको हो सकता है मैं बता दूं आपको? हाँ प्लीज। पक्का? हाँ। चलिए, तो जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी का अपना टेस्ट कराना ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान रखें, अगर आपके घर में किसी को हेपेटाइटिस बी है, जैसे भाई को है तो उसे माँ से मिला तो भाई मुझे भी मिल सकता है, बहन को है तो मुझे भी मिल सकता है। तो अगर परिवार में किसी को भी हेपेटाइटिस बी है, चाचा ताऊ नाना नानी सारे लोग अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करा लें, तो वो सबसे हाई रिस्क ग्रुप्स में आता है। कोई जना डायलिसिस के लिए जा रहा है, या थैलेसीमिया के मरीज हैं जिनको बार बार इंजेक्शन है या खून चढ़ाया जाता है, या किडनी के पेशेंट्स हैं जिनको कई तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, उन लोगों के लिए, और HIV या ऐसे कई लोग जो इंजेक्शन्स और नीडल्स और ड्रग्स शेयर करते हैं, इंसुलिन जो ले रहे हों, इंजेक्शन्स लगवा रहे हों, और हेपेटाइटिस बी उन लोगों के लिए भी टेस्ट कराना ज़रूरी है जिन लोगों का कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, कभी भी ज़िंदगी में किसी को ब्लड चढ़ा हो तो ज़रूर हेपेटाइटिस बी का टेस्ट अपना करा लें। करवाना चाहिए। एक टेस्ट और करा लें कि मेरे को एंटीबॉडीज़ बनी है कि नहीं। इसका क्या मायना हुआ? आपने टीका तो लगवा लिया, वैक्सीनेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू इम्यूनाइजेशन। ये अंतर बहुत ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि वैक्सीन मैंने लगाई और मेरे में एंटीबॉडी बनी वायरस को रोकने के लिए। अब जैसे कोविड का टीका लगाया पर एंटीबॉडी बनी नहीं, वो कोविड हो गया। लोगों में यही लड़ाई झगड़ा था कि हमने तो कि सर ये आपकी वैक्सीन काम की नहीं है। इतनी वैक्सीन बनी और उसी के अंदर दुनिया इधर उधर हो रही थी। पर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन फॉर्चुनेटली इतनी इफ़ेक्टिव है, इनफैक्ट इट इज़ ए मैजिकल वैक्सीन, कि आपने लगाई बच्चे को तो 99% सक्सेस है। मतलब बच्चे में लगी, ज़िंदगी भर खुश रहा। मतलब 500 रुपये 700 रुपये, और ये तो फ्री लगती है। हेपेटाइटिस बी सरकार का है तो ज़रूर लगवाएं, जिससे आपका बच्चा ज़िंदगी भर हेपेटाइटिस बी से बचा रहे, तो एंटीबॉडी बन गई। पर हम अडल्ट्स के अंदर भी करीब 97-98%, पर हाँ जो थोड़े हेल्दी है जो डायबिटिक हैं, जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उनमें, और एल्डरली लोग हैं, उनमें वैक्सीन का असर थोड़ा सा कम हो सकता है। पर मैं चाहूँगा कि हर आदमी एक बार अपना हेपेटाइटिस बी की एंटीबॉडी भी करा ले, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करा ले, मुश्किल से 100 रुपये में हो जाता है। किसी दोस्त को लेके गए, किसी काम से हॉस्पिटल गए, कोई फॉर्म जमा कराना है, ईयरली हेल्थ चेकअप बर्थडे पे जो करते हैं, ज़रूर हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करा लें और एंटीबॉडी भी करा लें कि हाँ भाई मेरे में रेजिस्टेंस असर भी हुआ है या नहीं। और अगर नहीं है तो टीका लगवा लें, आसान काम। तो फिर उसके बाद फिर से एक बार एंटीबॉडी टेस्ट कराएं। हाँ, फिर अगर जब अगर तक आप आपको कंफर्म ना हो, जब तक, जैसे आपने पहले टीके लगाए 3 बार, और ये हेल्थ केयर वर्कर में बड़ा कॉमन है, नर्सेज में, टेक्नीशियंस में, डॉक्टर्स में, कि कुछ समय के बाद में एंटीबॉडी लेवल कम होने लगते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। हमने दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटल का सर्वे किया, जिनको 10 साल पहले वैक्सीन लगा था, उनमें से करीब 1/3 की एंटीबॉडी बहुत ही कम हो गई। अच्छा, कईयों ने 3 टीके ही नहीं लगवाए, एक लगाया, खुश कि यार हम तो मिस्टर इंडिया है, हमारे को क्या होगा। तो लोगों ने 3 कोर्सेज 3 नहीं लगाए, कईयों की एंटीबॉडीज़ कम थी। तो आज हेपेटाइटिस डे पे ये प्रण लें, शपथ, प्लेज लें, शपथ प्लेज लें कि हम हर नए पैदा होने वाले शिशु का पूरा हेपेटाइटिस बी के 4 टीके लगाएंगे और उसकी एंटीबॉडीज़ बनाएं, और हम सब एक अच्छे इंडियन के तौर पे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, इसमें एज कोई बार नहीं, सब लोग लगवाएं। आज शपथ लें और ये मेरी बात 10 लोगों को और सुनाएं, जिससे द कंट्री इज़ कवर्ड वेरी वेल। तो डॉक्टर साहब ने आपको प्रण दिलाया है कि अब आप वैक्सीनेशन पूरा करेंगे, बच्चों का भी और आपके खुद के जो बच्चे हैं वो वैक्सीन भी आप जरूर लेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो आपने हेपेटाइटिस बी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी, अब ये बताएं कि इसके स्टेजेस क्या हैं, इसमें किस तरह के, मतलब क्या स्टेजेस हैं, कितना खतरनाक ही हो सकता है, और बचाव या इलाज के लिए क्या क्या इसके विकल्प मौजूद हैं?
हेपेटाइटिस बी वायरस जनरली साइलेंटली बॉडी में लिवर में मल्टीप्लाई करता रहता है और धीरे 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 इंजरी कर सकता है। तो जनरली 20-25 साल तक तो कुछ भी पता नहीं लगता। फिर किसी समय वायरस एक्टिव हो जाता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, वायरस को इम्यूनिटी बढ़ती है और वायरस को निकालने की कोशिश होती है। तो करीब 10 में से 1 को जॉन्डिस हो जाता है, लिवर सूख जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, सिरोसिस और लिवर कैंसर। टू पुट इट आउट ऑफ 100 पीपल 100 में से उनको लिवर डिजीज़ होगी और 1 को लगभग लिवर कैंसर का खतरा हो जाता है। तो हमें किसी को भी लिवर डिजीज़ नहीं होने देनी है, हमें किसी को भी लिवर कैंसर नहीं होने देना है और इसके लिए बहुत समझ की ज़रूरत है। अब हमारी करंट गाइडलाइंस के हिसाब से भाई इसको दवाई देनी है, इसको नहीं देनी है। एक भारत में बहुत बड़ा नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है 2018 में। हमने 2014 से 18 तक बहुत कोशिश की, पूरा उसको असेंबल किया डेटा को, और वी वर लकी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको माना और एक मूर्ति रूप दिया। अब उसके अंदर टेस्टिंग फ्री है, उसके अंदर डीएनए का टेस्ट है। हेपेटाइटिस भी डीएनए वायरस है, तो डीएनए का टेस्ट है, वायरस के सारे टेस्टिंग है, दवा है, सारी चीज़ें उसमें लगभग फ्री हैं। पर लोगों को डर है, लोगों को एक तरह से कहना चाहिए स्टिग्मा है, एक सोशल टैबू है। सर हेपेटाइटिस बी पे एक छोटा सा सवाल और लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? क्या ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर ट्रीट नहीं किया जाए? जैसे आपने कहा कि कैंसर तक ये पहुंच सकता है, तो वहां तक पहुंचने से रोकने के लिए, जैसे ही आपको पता चले कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन आपको है, सबसे पहले क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो उसका वायरस का टेस्ट एक बार होता है और लिवर डिजीज़, हमें वायरस की एज निकालनी। जैसे 30 साल का आदमी है तो 30 साल में वायरस ने कितना नुकसान किया, अगर कुछ नहीं किया बड़ा अच्छा है। तो प्रेजेंस ऑफ वायरस इज़ नॉट इक्वल टू डिजीज़। तो हर आदमी 10 में से 9 आदमी को तो वायरस है, डिजीज़ नहीं है। तो हमें उन दोनों को अलग करना है कि भाई ये वायरस प्लस डिजीज़ और ये वायरस वाला है। वायरस वाले को अब हम उसका वायरस कम कर सकते हैं, डिजीज़ वाले की डिजीज़ भी ठीक करें और वायरस भी कम करें। तो हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ, पावरफुल ड्रग्स अवेलेबल हैं, बहुत सस्ती हैं, जेनेरिक ड्रग्स हैं, और आप अगर उनको ज़िंदगी भर लें हेपेटाइटिस बी की ड्रग्स को तो भी कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, दवा सस्ती है, कई लोगों के लिए महंगी हो सकती है थोड़ी सी, बट जनरली वर्ल्ड की चीपेस्ट दवाई हेपेटाइटिस बी की इंडिया में है। और उसका बेनिफिट ये कि वायरस दबा रहा तो कैंसर, सिरोसिस और बीमारियां होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। पर आज की तारीख में डॉक्टर्स कहते हैं नहीं भाई तेरा ये फिट नहीं होता तो 6 महीने में फिर आना, क्योंकि हमारी गाइडलाइंस ठीक नहीं, वर्ल्ड ओवर नहीं। WHO ने नई गाइडलाइंस निकाली हैं, उसमें भी ट्रीट सेलेक्ट है। तो अगर हम उनके हिसाब से देखते हैं तो 10 में से 7 लोग दवा नहीं खाते। दे आर लिविंग विद द वायरस, विद द फियर, विद द एगनी, विद द काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर। तो मैं तो सोचता हूँ कि हर हेपेटाइटिस बी वाले को दवाई दे दें, सस्ती दवाई होती है, और खाता रहे। वायरस जैसे HIV में है, HIV में आपने दवाई दी तो वायरस नेगेटिव हो गया, जिंदगी भर खुश से निकलती। दोबारा होने के चांसेस तो नहीं? वो आप छोड़ेंगे तो हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी कैन बी क्योर्ड, कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी कंट्रोल्ड इन ए स्मॉल प्रपोर्शन क्योर्ड, कि वायरस निकल गया, वो 5% तक हो पाता है। पर ज़िंदगी भर एक, जैसे डायबिटीज़ वाला ज़िंदगी भर दवाई खाता है, BP वाला खाता है, तो अगर हेपेटाइटिस बी वाले ने एक गोली रोज़ खा ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके साथ दौड़ना चाहिए क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, 38% जो भारतीय हैं उनको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर है, और फैटी लिवर की शिकायत नॉर्मल बच्चों में भी आजकल आ रही है। अगर आप नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर जाएं तो हल्का फुल्का फैटी लिवर उनका भी आ ही जाता है, और डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बच्चों में होता है। जो लोग बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, घर का भी खा रहे हैं, वो भी फैटी लिवर से परेशान है। तो क्या रीजन है कि फैटी लिवर के केसेस जो हैं वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? आपके पास कार है? हाँ जी। कार ड्राइव करते हैं, जब उसके अगले पहिए में कितनी हवा रखते हैं? 24। सपोज 32 हो जाए तो टेंशन हो जाएगी ना, वो गाड़ी उचकती है। उछलेगी। तो सिमिलरली लोगों को
ये नहीं मालूम है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर कितना वेट होना चाहिए। तो जिन लोगों को फैटी लिवर है उसमें से अंदाजन आधे लोगों का तो वज़न ज़्यादा है, अंदाजन। बाकी लोगों का जेनेटिक, जो आप पूछ रहे हैं ना कि क्यों फैटी लिवर इतना कॉमन है, तो उसका फर्स्ट थिंग इज़ कि पीपल डू नॉट नो देयर वेट। तो मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बता दूं, पक्का? हाँ। सिंपल फार्मूला आपके थ्रू सारे लोगों को, अगर जिसने भी 5वीं जमात तक भी मैथमेटिक्स पढ़ी है उसके लिए ठीक है। हाइट माइनस 100, जैसे आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, उसमें से 100 घटा दीजिए तो कितना हुआ 60। और लेडीज़ के लिए हाइट माइनस 105, थोड़ा सा आप पे जाती है। हाँ। तो पहले ही हम वेट मैनेजमेंट को लेके बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। हाइट माइनस 105, तो 160 सेंटीमीटर के आदमी का वजन 60 किलो और लेडी का वजन 55 किलो। पर आगे थोड़ी और प्रॉब्लम है। अगर पेरेंट्स को, मदर, फादर, दादा, दादी, नाना, नानी, किसी को भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर है तो 5 किलो और घटाना। ओह, तो 5 kg आप और कम रखें। तो 160 सेंटीमीटर के आदमी का 55 और 160 सेंटीमीटर की लेडी का 50 किलो वजन होगा। तो आप फैटी लिवर से लगभग बचे रहेंगे। तो पहली चीज़ जो आपने पूछी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ नहीं है। ये सिंपल फार्मूला आप सबको बता दें, एनडीटीवी में तो बहुत शोहरत ही शोहरत मिलेगी कि यार सारे स्लिम ट्रिम फिट हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी, तो पहला क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमें अंदाज़ नहीं है कि हमारे टायर में कितनी हवा होनी चाहिए। आप 24 से 25 नहीं होने देंगे कभी, सब लोगों से पूछ लीजिए। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल। तो अपने लिए भी ध्यान रखें, 100 ग्राम भी इधर से उधर नहीं, पक्का अंदाज रखें। और लिवर इज़ योर चार्टेड अकाउंटेंट। आपने अगर ज़्यादा खाया, 3 दिन पार्टी में गए, तो लिवर ने सारा स्टोर कर लिया। अच्छा, लिवर के बाद में स्टोर में कहाँ जाएगा? आपके एडिपोज टिश्यू में, आपके फैटी टिश्यू में। तो 3 दिन में आप थोड़े से 2 किलो वेट गेन कर लेते हैं। उसे घटाना बड़ा मुश्किल है, जोड़ना बड़ा आसान है। दूसरा कॉमन कॉज क्यों फैटी लिवर है इज अवर जीन्स। और जो मैंने अपनी इस किताब में भी ओन योर बॉडी में बिल्कुल बताया है कि हम लोग जन्म पत्री ना मिलाएं, जीन पत्री मिलाएं। जीन पत्री का मतलब है हमें विरासत में क्या मिला। मेरे पिताजी को ब्लड प्रेशर था, माताजी को हार्ट प्रॉब्लम थी, दादाजी को ये था, नाना जी को ये था, ये मेरे को मिला। मेरी वाइफ के पेरेंटेज में क्या मिला, उनके हाँ, तो दोनों का मिश्रण होकर के ही तो बच्चा पैदा होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपना विरासत, अपना फैमिली ट्री बनाएं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सरीन, जिन्होंने लिवर की हेल्थ से जुड़े तकरीबन हर सवाल का जवाब दिया। समय की कमी के चलते कुछ सवाल रह गए जिन्हें हम जल्द ही दोबारा आपके पास जिनके जवाब लेकर पहुंचेंगे। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, तनाव से दूर रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और एनडीटीवी इंडिया देखते रहें।